अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज ज़रा बात करते हैं कि सियासत में जो राब्ते मेल जोल हो रहे हैं ये क्या इशारा है। अब आपसे कुछ खबरें शेयर करते हैं पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। MQM और नून लीग में राब्ता हुआ है। दोनों ने न सिर्फ एक्सचेंज ऑफ थाट्स किया बल्कि ये इशारा भी दिया कि आने वाले दिनों में मुलाकात हो सकती है MQM के रहनुमाओं की नवाज शरीफ और नून लीग से। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द गया अपने बड़े सख्त सियासी हरीफ मौलाना फजलुर रहमान के पास। ये कहा तो जा रहा है कि मौलाना साहब की जो सास का इंतकाल हुआ उसके लिए ताज़ियत करने गए, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई है इसमें। न सिर्फ ये बल्कि ये भी खबरें बड़ी गर्म हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात भी हो सकती है। बट कैसा होने जा रहा है इसकी तस्दीक तो नहीं हुई है। अफवाहें बड़ी गर्म हैं। अपने तजियाकारों से इसके ऊपर भी ज़रा राय और ख़बर भी जानने की कोशिश करेंगे। ख़बरें ये भी बड़ी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो कि एक दूसरे को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, हरीफ हैं एक दूसरे के, उनमें भी अगले इलेक्शंस में कोई इत्तेहाद हो सकता है। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये किस चीज़ की अक्कास है, ये क्या निशानदही करती है? क्योंकि एक पिछले कुछ सालों में हमने रुझान देखा कि सियासत में बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त, नफ़रत, तकसीम, ये रवैये बढ़ते जा रहे थे। और ना सिर्फ ये जनरल पब्लिक ने शिकवा शिकायत की, ऑब्ज़र्व किया, बल्कि सियासतदान ख़ुद भी इसका गिला करते थे कि सियासत से रवादारी, मेल जोल और एक दूसरे को जो बर्दाश्त करने की सकत है वो ख़त्म नहीं होती जा रही है। बट अब ये जो सियासी हरीफ मिलकर बैठ रहे हैं, इत्तेहाद की बात हो रही है, मेल जोल हो रहे हैं, मुलाकात की बातें हो रही हैं, क्या सियासत में नफ़रत और तकसीम के माहौल में कमी आ रही है? ये इशारा करते हैं। ये अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखा है और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, एजाज़ सैयद स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। एजाज़, आपकी राय चाहूँगी सबसे पहले। ये जो रुझान हमें नज़र आ रहा है इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में अब ये समझा जाए, ये इशारा है कि नफ़रत और तकसीम का माहौल कम हो रहा है? बहुत शुक्रिया लेना। वो अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि एज पर एज रॉन्ग पीपल आर इन पावर हाउ कैन यू ब्रिंग डाउन दी पॉलिटिकल टेम्परेचर। यानी कि जब तक इख्तियार में गलत लोग होते हैं तो सियासी जो टेम्परेचर है वो कैसे नीचे आ सकता है। पहली बात ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल ये है कि चेयरमैन PTI वो जेल में है और जो गालिम गलोच का माहौल इंट्रोड्यूस करवाया था मौजूदा हालिया सियासत में, मैं 2007 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, 2006 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो जनाब इमरान खान साहब ने करवाया था। इमरान खान साहब के अब दो लीडर्स जो हैं, अली मोहम्मद खान और असद कैसर, वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। माजी में भी शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक, ये तमाम लोग अपोजिशन जमातों से राब्ते में रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी? प्रॉब्लम आती थी इमरान खान साहब के हवाले से। और जो बात आपने कही कि क्या कुछ चेंजेस होने जा रही हैं, तो बिल्कुल आपको याद कराना चाहता हूं कि जब मार्च और फरवरी में इमरान खान के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद थी वो अपने अरूज पे थी 2022 में, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक राब्ता हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो राब्ता हुआ था, उस राब्ते में PTI की दरख्वास्त ये थी और इमरान खान साहब का पैगाम था कि जो आसिफ जरदारी हैं वो PTI को सपोर्ट करें, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उसे रिफ्यूज कर दिया था। ये याद रखें कि इस वक्त जो अज्जा हैं जिन्होंने PTI का और पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद करवाना है वो पूरे हैं। वो कैसे पूरे हैं कि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के वकला हैं जो कि इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और दीगर, ठीक है। और ये एक राब्ता जो है इनके लिए आसान है। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने एक दफा डिस्कस किया था कि PPP की CEC जो हुई थी लाहौर में, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था, एतराज किया था मौला बख्श चांडियों ने कि ये जो लतीफ खोसा हैं ये इमरान खान की वकालत क्यों करते हैं। तो एट दैट टाइम बिलावल भुट्टो ने कहा था मुझे कोई एतराज नहीं है। गो के बाद में लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस भी मिला, लेकिन
ये माजी है, एतजाज अहसन हमारे सामने मौजूद है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है? पीपल्स पार्टी की नजरें हैं पंजाब के ऊपर, और पीटीआई का मसला क्या है? पीटीआई का मसला यह है कि पीटीआई को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। तो यू नेवर नो कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी शराइत के ऊपर एक सियासी इत्तेहाद कर ले कायम। और मैं अब आपको एक खबर भी देता हूं कि जो नैब है, नैब में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो केसेस हैं उनको क्लियर करने के सिग्नल मौजूद हैं जो ग्राउंड पे। अच्छा। लेकिन जो जली अकाउंट्स केस था आजम अली जरदारी का, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में एक आध जगह पे बिलावल भुट्टो का नाम भी आता है, आसिफ जरदारी साहब की जो बहनें हैं उनका नाम भी आता है, मुराद अली शाह जो साबिक वजीर आला है उनका नाम भी आता है, उसको अभी नहीं खत्म किया जा रहा। कम से कम उसके बारे में कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया गया कि उसे खत्म कर दे। और जो सिंध से, कराची से भी खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बुनियादी सवाल के ऊपर, क्योंकि सफबंदियों के ऊपर मैं आगे जाके मजीद बात करूंगी और आपके तज्जिए से बहुत सारे सवालात भी निकलते हैं। बट क्या आप समझते हैं कि ये वाकई में कमी आ रही है? इख्तलाफ अपनी जगह, इख्तलाफ सियासी तौर पर इख्तलाफ करना एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए तो हर किसी का हक है और सियासी जमातें करती हैं, बट एक जो पोलराइज्ड माहौल हम देख रहे थे और जिस नहज पे सियासत पहुंच गई थी, क्या वो बेहतर हो रहा है? क्या सियासत में वापस आ रही है रवादारी और बर्दाश्त? मेरा ये ख्याल है कि जो रवादारी है ये उस वक्त पता लगेगा जब इमरान खान साहब का जो केस है वो हतमी अंजाम तक पहुंचेगा, और वो किसी टाइम जब वो बाहर निकले तो तब पता लगेगा। अभी तक तो उनकी एब्सेंस जो है वो जो रवादारी है उसको कायम किए हुए है। असल में ये प्रॉब्लम भी, आई हेट टू से, लेकिन एक फैक्चुअल हकीकत ये है, ये प्रॉब्लम भी इमरान खान साहब से शुरू हुआ था। आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी भी इनके बारे में मुस्बत बयान दे दिया करती थी। नवाज शरीफ तो 2 दफा खुद चल के इनके पास चले गए, बनी गाला भी गए, और फिर जब इमरान खान 2018 के इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में जख्मी हुए थे तो वो उनसे उनकी यादत करने भी गए। तो प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम उस वक्त आया कि जब खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन को चोर डाकू के अलकाबात से नवाजा, और अपनी जो ब्रिगेड थी, सोशल मीडिया ब्रिगेड, उसको हदायत दी, और सोशल मीडिया ब्रिगेड ने अटैक किया ना सिर्फ इनके पॉलिटिकल मुखालफिन का, बल्कि मीडिया में जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर कोई जेन्युइन तनकीद भी करते थे। एक तो होता है ना इनजेन्युइन तनकीद करना, तनकीद बराए तनकीद करना, लेकिन जो जेन्युइन तनकीद भी करते थे उनको अटैक किया गया। तो ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम वहां से हुआ था। और फिर जब आपके ख्याल में वो सियासी मैदान में दोबारा आएंगे, जब भी आएंगे, तो वो रियल टेस्ट होगा कि क्या होता है। भट्टी साहब, आप अग्री करते हैं एजाज के तज्जिए से? देखिए, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो नफ़रत, तकसीम या गालम गलूच का कल्चर है, ये इमरान खान ने मुतारफ़ नहीं करवाया सियासत में। ये भुट्टो साहब से शुरू हुआ था। इमरान खान के दौर में बामे अरूज पर पहुंचा, अरूज पर पहुंचा ये कल्चर। असगर खान को आलू खान इमरान खान ने नहीं कहा, एक खातून सियासतदान को पीली टैक्सी इमरान खान ने नहीं कहा, बेनज़ीर भुट्टो को अंग्रेज़ों की कुत्ते नहलाने वाली बददियानत इमरान खान ने नहीं कहा, बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें इमरान खान ने नहीं फेंकवाई, इमरान खान को इमरान खान ने बेगैरत नहीं कहा कौमी असम्बली में जिस पर ख़वातीन डेस्क बजा रही थी खुश होकर, शेरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली इमरान खान ने नहीं कहा, नवाज शरीफ को धरती का नासूर दरिंदा इमरान खान ने नहीं कहा, और इमरान खान को इमरान खान ने तालिबान खान, नशई खान, नाजायज़ बाप, बेगैरत, घटिया नहीं कहा। और ये चंद हैं, मेरे पास 4 सफ़े लिखे हुए हैं जो भुट्टो साहब से लेकर इमरान खान तक। और ये कल्चर मुतारफ था, ये हल्की हल्की ढोलकी पर करते रहते थे। इमरान खान के दौर में आके इसको अरूज मिला। अब पहली बात है, आपने सवाल जो है आपका है कि सियासत में नफरत और तकसीम में ये कमी हो सकती है। पहली बात तो ये मैडम कि कमी हो आ रही है, ये पूछ रही आ रही है, कमी होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है। बल्कि नफरत ना हो तो कमाल है सियासत में। बल्कि सियासत क्या, पूरा मुल्क, हमारा पूरा मुआशरा जो इस वक्त नफरत तकसीम में घिरा हुआ है, जो हर चौथी बात के बाद गालम गलूच शुरू हो जाती है, इसे भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये कमी आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता।
उसकी बात आपको वो मौलाना साहब की जिसकी मीटिंग पर या जिस मुलाकात पर आपने सवाल को बिल्ड किया उसका सुन लीजिए। सास की ताज़ियत के लिए वो गए थे दोनों बज़ाहिर, और ये अच्छी बात है, बल्कि तीनों, अली मोहम्मद खान और असद कैसर और बैरिस्टर सैफ, अच्छी बात है, जाना चाहिए, गमी खुशी पर जाना चाहिए और ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पीटीआई का पहला गिला क्या था कि जेयूआई ने हमारे साथ ज्यादती की, वो इमामत में जो पढ़ी नमाज है उसको, उसके फुटेज को सोशल मीडिया पर डालकर। और मौलाना साहब की सुन लीजिए, उन्होंने फ़लस्तीन पर जलसे, सियासी जलसे में फरमाया यहूदी एजेंट को शिकस्त दे दी है, अब इसराइल को भी देंगे। वैसे मौलाना साहब से कहना यह था कि यहूदी एजेंट के आज भी आपके साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, आपकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं और इसराइल ज़रूर जाएं, आपका फ़लस्तीन राह तक रहा है। लेकिन बहरहाल ये मौलाना साहब हैं कि यहूदी एजेंट को शिकस्त दे दी है, ये उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उस मुलाकात के, इनको भी दे देंगे। क्या ये ख़त्म होगी आज या मुस्तकबिल करीब में? ये नफरत तकसीम ख़त्म होती दिखाई दे नहीं रही। ये जो वक्ती तौर पर कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, इसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ एक जमात सियासत कर रही है और वो पीडीएम है। और पीटीआई 9 मई अपने गलत सियासी फैसलों और हालात के जबर के बोझ तले दबी हुई है। मतलब असल अपोजिशन, मतलब बड़ी जमात, मतलब मकबूल तरीन जमात इस सियासी माहौल से बिल्कुल आउट है, जो इस सियासी माहौल को तड़के लगाती थी, जिनका सोशल मीडिया सबसे मजबूत, जिनका वो आपके सामने पूरा। पीडीएम का जवाब देने वाले कोई नहीं। जो फरीक सियासी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, अब 2 फरीक लड़ रहे थे, एक फरीक है ही नहीं, तो बेहतरी तो नजर आएगी। अब आ जाइए आखिरी बात पे मैडम शेख, अगर ये नफरत तकसीम और गालम गलूच खत्म करनी है तो 6 लोग खत्म कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बहस की बात नहीं है। उन 6 लोगों में इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, आसिफ जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं और मौलाना साहब हैं। सिर्फ 6 लोग तय कर लें, ये सिर्फ 6 लोग कोई रेड लाइंस अपनी तय कर लें, हदूद तय कर लें, सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि इंतकाम की सियासत अब नहीं करनी, बड़ा खैर मकदम भी किया गया अक्रॉस द बोर्ड सियासी जमातों की तरफ से उनकी स्टेटमेंट का। उस पे भी आता हूं मैडम शेख। ये जल्दी से फिर आ जाए। 6 लोग जो हैं ये फैसला कर सकते हैं। यही 6 लोग हैं जो इस तर्ज सियासत को पसंद करते हैं। यही 6 लोग हैं जिन्होंने अपने अपने चीते पाल रखे हैं। यही 6 लोग हैं जो इन चीतों को हलाशेरी देते और हौसला अफजाई करते हैं। मैंने अप्रिशिएट किया था नवाज शरीफ साहब की इस बात को कि उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम और बदले की मेरे अंदर नहीं है इस वक्त, मैं नहीं कर लेना चाहता ना इंतकाम और बदला। अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे, हालांकि वो अपोजिशन में उनका चेहरा और होता है, हुकूमत में और। लेकिन साथ साथ 2 फिक्रे भी उन्होंने कहे थे। एक कि यहाँ ढोल की थाप पर कोई नाच गाना नहीं हो रहा। आप समझ गए हैं ना कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बैड टेस्ट में, वो तो बहुत बैड टेस्ट में कमेंट था, माजरत के साथ, जो बिलो द बेल्ट था। और एक और जुमला उन्होंने कहा था, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो अल्लाह करे ये कम हो, लेकिन ये 6 लोग हैं जो कम कर सकते हैं। अगर इन 6 लोगों ने ना की तो ये कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये इंटरेस्ट में मैं एक ऐड कर दूं मैं अलीना, क्विकली इसमें ना एक चीज हम भूल रहे हैं कि जब इमरान खान साहब अरूज पे थे और ये गालिम गलोच ब्रिगेड चल रही थी ना, वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का भी एक बड़ा रोल था। इस्टेब्लिशमेंट ने भी 5th जनरेशन वार के नाम पर एक पूरी ब्रिगेड तैयार की थी, जो कि सियासी मुखालफिन जो कि नाकद थे इस्टेब्लिशमेंट के भी या इमरान खान के भी, वो उनको अटैक करती थी। तो इस वक्त वो जो 5th जनरेशन ब्रिगेड है ना, वो हमें नजर, उसकी कोई सरप्रस्ती हमें नजर नहीं आ रही। इंडिविजुअल लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो पहले एक सरप्रस्ती नजर आती थी ना किसी इदारे की, कि आप देखें ना आसिम सलीम बाजवा से लें और उससे आगे DGISPRs देख ले, तो वो हमें वाजिया नजर आता था कि अपारा से और ISPR से कुछ ना कुछ हलाशेरी मौजूद थी। अभी वो चीज बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, तो उससे भी बड़ा फर्क है। फखर, भट्टी साहब ने जो राय दी, आप उससे इत्तफाक करते हैं? मैं भट्टी साहब की जो राय है उससे इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि जो सियासत है उसमें ये जो अदम बर्दाश्त है इसको ख़त्म होना चाहिए, और ये जो 6 लोग हैं यही अदम बर्दाश्त को ख़त्म कर सकते हैं।
लेकिन उसमें मैं एक दो चीज़ें जो एजाज़ सैयद साहब ने कही उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान जो इत्तेहाद है, इलेक्टोरल इत्तेहाद है, उसमें बज़ाहिर तमाम अज्जा पूरे हैं। मैं समझता हूँ वो सारे अज्जा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरे हैं, लेकिन उन अज्जा में जो एक चीज़ है वो है 9 मई को जब आप जहन में रखें तो जो PTI के अपने रहनुमा हैं, अपने कायदीन थे, चाहे वो सूबाई सतह पे हों, वो नेशनल लेवल के ऊपर हों, वो तमाम तर जो है वो PTI को जो साथ है वो छोड़ चुके हैं। शेख रशीद तक जो कायद थे एक पार्टी के, वो भी इमरान खान का जो बज़ाहिर साथ छोड़ चुके हैं। तो जब पार्टी के अपने लोग इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं 9 मई की वजह से, तो मैं नहीं समझता कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत है, अगर आप उनका माजी भी देखें तो हमेशा कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। 9 मई एक ऐसा फैक्टर है जो तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इमरान खान के साथ इत्तेहाद करना हो या उनकी पार्टी ज्वाइन करनी हो, उससे पहले 10 दफ़ा सोचेंगे। और यही मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद के हवाले से मैं समझता हूँ एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे कि मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी साहब शायद इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होती है वो डिफरेंट है जो बाकी जोड़ तोड़ की, जैसे आपने सेनेट की हमारे सामने एग्जांपल है कि इमरान खान ने जो चेयरमैन सेनेट को लगाने के लिए इनका इत्तेहाद किया था, सादिक संजरानी को लगाने के लिए इमरान खान के साथ जरदारी साहब ने। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसका जो डिफरेंट सिनारियो होता है, उसमें आपने अपने जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड के ऊपर आपके वोटर्स हैं, उनके जज्बात को भी और उनके जो ख्यालात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। आप PTI का वर्कर देखें तो वो उनकी हमेशा से जैसी सियासी परवान वो चढ़े हैं, इमरान खान ने उनके जहन में सिर्फ एक बात डाली है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं, करप्ट हैं। इमरान खान कैसे अपने वोटर को ये कायल कर सकता है कि जिनको मैं पूरी ज़िंदगी चोर और करप्ट कहता रहा हूँ, उनके साथ मिलकर इत्तेहाद करके हम इलेक्शन लड़ते हैं और मुल्क में तब्दीली लाते हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी का जो वर्कर है वो भी हमेशा से उन्होंने जो चाहे वो जरदारी साहब हों या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी वो एक लॉयल रहे हैं। और इमरान खान अगर उनको ताहयात एक करप्ट और 10% और ये इस तरह के जो अलकाबात से नवाजते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखें तो मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह का इत्तेहाद करेंगे इलेक्टोरल जो ख़ासतौर पे इलेक्शन के हवाले से, और वो भी 9 मई के वाक़े को आप जहन में रखें। उसके जहाँ तक बात है कि ये जो अब सियासत जो इलेक्टोरल जो इलेक्शन होने का टाइम है, 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये नवाज शरीफ साहब की जो अपीलों के हवाले से है वो भी फैसला आ जाना है, शायद कल आ जाए या परसों आ जाए। उसके बाद आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी हल्का बंदियां तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं, शायद वो कल अनाउंस होनी है। उसके बाद जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा। तो इलेक्शन की जब ये शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो 30 नवंबर को होंगे, अभी उसमें 1 महीना है जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तब तक जो मेरी इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो उनकी जो नायली है, एक तो 62(1)(f) के तहत है, ताहयात नायली है, और जो दूसरी है उनकी के कन्विक्शन के ऊपर। तो ये जो कन्विक्शन वाला मामला है वो भी उस वक्त तक जब बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा और जो इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू होंगी उससे पहले जो मेरी इतलात हैं कि उनको ये कन्विक्शन वाला भी ऑलमोस्ट मामला ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये सियासी इत्तेहाद होने हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो है उनको जो मुस्लिम लीग नून को इनकी हैसियत क्या होगी ये मैं आपसे आगे आके पूछती हूँ। फ़खर मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा, हम सियासत में इस माहौल की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन पैदा हो गई। आप कई दफ़ा इसके ऊपर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लिख भी चुके हैं। भट्टी साहब ने कहा ये हमेशा से सियासत में था। आप क्या ये समझते हैं कि हमेशा से रुझान रहा है, या फिर जिस तरह एजाज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलर सियासत थी या उनका जो तर्ज सियासत था उसने इसको ज़्यादा हवा दी और बिल्कुल ही सियासत से रवादारी ख़त्म कर दी? और क्या अब सिस्टम ठीक हो रहा है या नहीं? मैं नहीं समझता कि ये सिस्टम अब भी ठीक हो रहा है। आप चाहे ये देख लें, PTI के जो बाकी कुछ रहनुमा रह गए हैं वो अभी तक उनकी वही इमरान खान वाला जो बयानिया है उसी को ही लेके चल रहे हैं, और बाकी सियासी जमातें भी हैं। उनका एक जो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक अदम बर्दाश्त वाला जो एक वो जो
और ये ठीक है बात कि ये ऑलरेडी शुरू से ही था, ये जो कल्चर है सियासत में एक दूसरे को गाली देने वाला, वो भुट्टो साहब से शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने भी उसको जारी रखा, इमरान खान ने उसको बाम अरूज पे पहुंचाया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अभी ख़त्म हुआ है और ना ही ख़त्म होगा, क्योंकि ये हमारी जो सियासत है और जो हमारा कल्चरल वो है उसमें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ज़्यादा वोटर को और ये जारी रहेंगी। अब ये बड़ा अहम है, ये अहम पॉइंट है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। क्या अब सियासत इसी तरह से पॉपुलिस्ट बयानिए के ऊपर, पॉपुलिस्ट नारों के ऊपर एक दूसरे को तूं तड़ाक करके ही होगी, यही न्यू नॉर्म है, या फिर अभी भी ये गुंजाइश है कि आपस में रवादारी, फ़ाहम तफ़हीम से बैठकर कुछ सियासत की जाए? एक छोटी सी ब्रेक, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब के कॉमेंट्स जानेंगे। सियासी जमातों ख़ासकर जो एक दूसरे के बड़े शदीद हरीफ हैं, उनमें भी सियासी तौर पर राब्ते, मुलाकातों के इशारे, किसी जगह मुलाकातें, ये किस रुझान की तरफ इशारा है? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं न्याई साहब। क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये इलेक्शंस के सिलसिले में मेल जोल है, जो हम हर इलेक्शन से पहले देखते हैं, नई सफ़पदियों के लिए होता है, इत्तेहाद के लिए होता है, या फिर जैसे अभी बात हो रही थी कि न्यू नॉर्म ही यही है कि अब पॉपुलिस्ट सियासत ही होगी, रवादारी, इफ़ाम तफ़हीम की शायद गुंजाइश नहीं बची है? अगर मैं आपकी इंट्रो का जो सलीस उर्दू में तर्जमा करूं तो वो यूं बनता है कि ये मुनाफकत है या एक खलूस दिल से ये जो है एक दूसरी तरफ रजू किया जा रहा है। अलीना, मैं हकीकत है कि ये जो चीज है ना, इसको मैं समझता हूँ कि ये एक मुनाफकत है और एक आपके तंग आमद भजंग आमद, आप आइसोलेट हो चुके हैं। देखिए, जो रिप्रोचमेंट होती है ना, उसका ये तरीका नहीं होता। वो मैं उसका थोड़ा रोशनी डालूंगा, लेकिन मुझे 2-3 चीजें क्लैरिफाई कर दूं। हम ज्यादती करते हैं कि जब हमारे पास कोई मालूमात कम होती हैं या हमारे पास गलत होती है तो हम उसको आम करते हैं। नवाज शरीफ के पूरे कैरियर में आज तक उन्होंने किसी बंदे को गाली नहीं दी। बड़ी साहब ने सही कहा है कि उन्होंने जो अभी लाहौर जलसे में बात की है वो काबिल तरास थी, लेकिन मैं हमेशा को बंदा सख्त बात भी करे तो मैं उसको मार्जन देता हूँ कि एक बंदे को 2014 से आपने बेईमाना तरीके से तले रखा और जो मीडिया ट्रायल उस बेचारे को भुगतना पड़ा कि 14 अगस्त को इस्लामाबाद में 2 बंदे कंटेनर लेके आते हैं, उनको प्राइम टाइम 4 दफा मिलते हैं। एक चैनल नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब की जात अकदस के अंदर जो है एक पूरी गालम गलोच की बौछार पेश करो। 4 टाइम एक दिन में। ये सारे एजाज सैयद वगैरह, ये हमारे बड़े वेल बस बैठे फखर वगैरह, ये आपको उनको सारी चीजें याद आ जाएंगी। और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ, जो नायली 10 साल की सजा, अगर मेरा ख्याल है कि उसके अंदर से कोई एक चीज आई है जो इन्वेंट आउट किया है तो उसको गुंजाइश बनती थी ना बनने, लेकिन आज वो गाली नहीं है। पीली टैक्सी पर किसने कहा था? अगर मुझे नहीं पता कहा था या नहीं कहते, मनसूब यह कि शेख रशीद ने कहा था। अब हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि नवाज शरीफ ने पॉपुलेट कराए थे 1988 के अंदर बेनजीर साहब के खिलाफ। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था वो ट्रैक्टर ट्रॉली और इस टाइप की चीजें। मुझे उधर मैं आपको बिल्कुल उधर ही आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा एक पहले जो हम करेक्शन करते हैं तारीख के रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, जहां पे एक ऑपरेशन हुआ था बेनजीर को रोकने के लिए जिसका नाम था मिडनाइट जैकेट, वो नवाज शरीफ के कंट्रोल नहीं था। नवाज शरीफ तो एक छोटा सा वहां पे हिस्सा होगा सारे उसका जो बड़ा स्कीम जो चल रही थी, जहाजा से पॉम्फलेट गिरे थे तो इंतहाई उसके बारे में कहा जाता है कि जी और भी गलत होगी कि वो हमारे दोस्त भाई हुसैन हकानी साहब की शायद इख्तरा हुई, क्योंकि उसका मीडिया जो है उस इदारे का वही कंट्रोल कर रहे थे 1988 में और ऑनवर्ड्स काफी देर तक। अब आया ख्वाजा साहब ने यकीन उन्हें बहुत खराब बात की, लेकिन आपको गाली को इमरान खान साहब की जो बातें मैं उनको दोहरा नहीं सकता हूं। मैं छोटा सा मिसाल तलवारे के लिए भुट्टो साहब ने 2-3 जगह पे बहुत बातें गलत की और उन्होंने गाली भी दी हुई है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब वो वजीर आजम थे और उसमें पंजाब पंच के एडिटर ने वो गाली छाप दी तो उसको उठा के ले गई थी पुलिस और उसके साथ क्या हाल हुआ हमें पता है। और पंजाब पंच जो है वो उससे बैन लग गई। तो गाली छापी क्यों कि भुट्टो साहब ने कहा जी कि काट दो तो फिर काटा क्यों नहीं किया? जलसे में ये बात लाइव उस वक्त डिलेड नहीं होते थे, पीटीवी उसको दिखा रहा था, ये लाइव आई थी। उसके बाद उन्होंने मुल्तान को एक मौके बिच्चू रखा
देखिए, मैं हकीकत बता दूं कि ये जो अब आए असल टॉपिक की तरफ, ये जो रिप्रोचमेंट है, इसके लिए जो चीज चाहिए, उससे पहले मैं एक वाकया बता दूं कि जब इलेक्शन आते हैं ना, मुझे याद है कि मैं 17-18 साल का हूँगा, तो भुट्टो साहब मियां वाली जलसा करने आए और वो जलसा मैंने अटेंड किया। अब उस जलसे के अंदर बड़ी दिलचस्प बात की, ये होगा कोई नवंबर अक्टूबर का 1970। उन्होंने कहा कि मुझे जलसा, उन्होंने कोई मजे का नहीं किया, बस 5-7 मिनट बोल के कहते हैं कि मुझे जल्दी जाना है कालाबाग। वहां पे मैंने नवाब ऑफ कालाबाग मेरे कुलीग रह चुके हैं, जो गवर्नर साबिक मगरबी पाकिस्तान के साबिक गवर्नर थे अयूब खान के वक्त में, 1960 से लेकर 1966 तक गवर्नर है, उनकी फातह खानी पे कहना है। अब उसका बैकग्राउंड सुने। नवाब साहब को कत्ल कर दिया था उनके बेटे मुजफ्फर ने, एक लंबी कहानी है क्या क्या होता रहा। जब कत्ल किया तो ये वाक़या है नवंबर 1967 का, लेकिन चूंकि नवाबजादा मुजफ्फर एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे और मियां वाली में भुट्टो साहब कैंडिडेट्स कोई नहीं थे, वो जलसा करने आए थे सिर्फ, बाद में मैंने अंदाजा लगा उनको मिलने के लिए आए थे, और उनको मिलने के लिए गए, फातह खानी नहीं थी, रिप्रोच करने के लिए गए थे। लेकिन वो क्या कहना पड़ा, फातह खानी किसकी, जिन्होंने बाप को कत्ल किया है, जिन पर इल्जाम है उनके पास। तो ये सारे सियासतदान जो है, ये हमारी आंखों में धूल करने देने के लिए या अपने आप को तिफल तसल्ली का ये काम करते रहते हैं। एक ही चीज है रिकंसिलिएशन जो है, मैंने इस तरह का झगड़ा जो उस पार्टी का और एंटी भुट्टो का देखा 70s में, भुगता हूं शदीद, उसका हिस्सा रहा हूं शदीद लड़ाई का, इतनी शदीद लड़ाई के इससे ये थोड़ी ज्यादा है कि इसमें गालम गलोच और बहुत कुछ आ गया, लेकिन कम से कम जो फिजिकल सिचुएशन जो ऐसी थी। तो जब ये जो जिसको कहना चाहिए कि 2007 के अंदर उसकी एक आज का कोई रिप्रोचमेंट 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, उसमें उन लोगों ने एडमिट किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ ज्यादती करते रहे, क्योंकि इस केस में नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर साहब के खिलाफ बड़ी ज्यादती की एस्टेब्लिशमेंट का टूल बन के, और बेनजीर साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की एस्टेब्लिशमेंट का टूल बन के। चुनाचे उन्होंने वहां कहा कि हम किसी का टूल नहीं बनेंगे और ज्यादती खत्म करेंगे। अब इसमें और उसमें यह फर्क है कि आपने नवाज शरीफ साहब को, मैंने पहले भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब को कोई बंदा न लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकता है, न इंसाफ दे सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की 2021 तक की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो मिनहात हो चुकी है उसमें से। आज नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर नहीं है, इमरान खान। तो सबको जो है ट्रूथ, जो डेस्मंड टुटू ने साउथ अफ्रीका के लिए सजेस्ट किया था कि उन्होंने इससे ज्यादा जहरीली दुश्मनियां थी और ज्यादा भयानक किस्म की जो उसकी जो नस्ल जो परस्ती की जो पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने कहा सच बोलो और माफी मांगो। अगर कोई सच नहीं बोलता, उसके बगैर पूरी पेज पर रिप्रोच कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। बाकी है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई रिकंसिलिएशन नहीं होगी। अच्छा, ये जो बात हो रही है एजाज, हम जब नई सियासी सफबंदियों की बात करते हैं, अभी न्याई साहब ने भी कहा कि उनको पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद अगर हो भी गया तो उसके पीछे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। नहीं है, फ़खर ने भी यही बात ब्रेक से पहले कही थी। बट आपको क्या, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, कितने इम्कानात हैं इसके? और चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के भी लेके जाते हैं कॉन्वर्सेशन को। ये जो नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, इसमें आपके लिए क्या बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है जो सुनने में आ रही हैं, काफ़ी कयास आ रही हैं उसमें से अगले इलेक्शंस के अंदर? अलेना, मैं समझता हूँ कि इस सारे मंजरनामे में एक साहब है जिनका नाम है आसफ अली जरदारी। आपको याद हो कि आसफ अली जरदारी और पीएमएलक्यू का एक पूरी हिस्ट्री थी, आपको पता है चौधरी शुजात के जो वालिद के कत्ल का मामला, अल जुल्फकार का मामला, और ये कत्ल और खून के मामला हुए पड़े थे। लेकिन 2 मई 2011 को उसी आसफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात और परवेज लाई के साथ हाथ मिलाया और पॉलिटिकल इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। आप आसफ अली जरदारी से जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, उनकी कमियों कजियों के ऊपर बात करिए, लेकिन एक जो खूबी है ना आसफ अली जरदारी में, वो ये है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते होते। और आप देखिए
कि नवाज शरीफ साहब या इवन शहबाज शरीफ साहब किसी टाइम पे आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेना नहीं पसंद करते थे, और फिर उसी आसिफ अली जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी की सुलह करवाई है नवाज शरीफ और आसिफ अली, लेकिन चोर डाकू से क्या इत्तेहाद उनका जो वोटर है वो कबूल करेगा? बिल्कुल करेगा। इमरान खान जिसका नाम लेंगे, आप देखें कि इमरान खान साहब आमिर लियाकत जो है हमारे भाई मरहूम आमिर लियाकत के हवाले से वो क्या क्या बातें करते थे, लेकिन जब आमिर लियाकत मरहूम पीटीआई में आए तो सारी पीटीआई के जो लोग हैं वो उसकी हिमायत करने लग पड़े। फिर और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि वो उनका जो नैरेटिव है ना, उनके नैरेटिव में बंदे को याद रखिएगा, पहले डेविल पेंट किया जाता है। परवेज इलाही को पहले डेविल पेंट किया गया था। कभी सोचा था कि परवेज इलाही जो है वो इमरान खान के साथ मिलेंगे? इत्तेहाद कर लिया। ठीक है एजाज, वक्त जरा कम है। अगली जो सफबंदियां हो रही हैं, उसमें आपके लिए क्या बड़ा सरप्राइज हो सकता है? जितनी बेबी का आसाराइयां हो रही हैं, अगर आपके पास कोई खबर है तो प्लीज हमें बताइएगा। मेरे लिए यही सरप्राइज जो आपने सवाल में किया है, पीटीआई और अगर पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद हो गया इलेक्टोरल हवाले से, तो ये एक बड़ा सरप्राइज होगा जो कि मैं समझता हूँ नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों ने आईपीपी को बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हालांकि उन्होंने अभी भट्टी साहब अपना पहला जलसा भी किया। उनको किस तरह से अगली सफबंदी में आप देख रहे हैं सियासी तौर पर, कहाँ हो सकता है? आईपीपी को तो डिस्कस ही ना करें और ना वो डिस्कस करने के काबिल है। क्यों? और जो जलसा हुआ है और जिस तरह हुआ है, जो लवाजमात हुए हैं, उसको भी रहने दीजिए। अच्छा। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा अगले इलेक्शन में अगर तहरीके इंसाफ को इलेक्शन में फुल फ्लैज जाने की इजाज़त मिली। जहाँ तक ये बात है मैडम शेख के पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ में कोई होगा, कभी भी नहीं होगा। और ये जरदारी साहब की खूबी नहीं है कि वो जब चाहते हैं किसी से हाथ मिला लेते हैं, जब चाहते हैं किसी को चोर और डाकू कह देते हैं, जब चाहते हैं ये ग्रेटर है मुजीबर रहमान है पंजाब बनाने, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है, और जब चाहते हैं अब इस पर अगर आप भी एतबार किया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, और जब चाहते हैं कि हसन हुसैन और बिलावल और उनकी दोस्तियाँ करा देते हैं। यही वो सियासत है जिसने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है। कभी भुट्टो और ज़िया अलहदा हो जाते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं। ये इक़्तिदार के लोग हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। इसी चीज़ की हौसला शिकनी करनी चाहिए कि या तो आप इतनी पोजीशन ना लें, इतना आगे ना जाएं, इतना एक दूसरे को गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क ना करार दें, और अगर देते हैं तो फिर खड़े रहें। दो बातें मैडम शेख मैंने उस डिस्कस करना है। एक तो ये कि जब शेख रशीद से ही मंसूब है, न्याई साहब ठीक कह रहे हैं, वो पीली टैक्सी वाला, लेकिन उस वक्त वो नवाज शरीफ साहब के वजीर थे या उनकी पार्टी में थे। अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब उनसे इस्तीफा ले लेते तो बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात ये है मैडम शेख के नवाज शरीफ साहब को वैसे क्या ज़रूरत है? नवाज शरीफ साहब के बारे में है कि वो रख रखाव वाले हैं, बेहतर लबो लहजे वाले हैं, कोई शक नहीं, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है ये सारा कुछ करने की, जब ये मुहाज मरियम नवाज साहबा ने संभाला हुआ है। और याद आया मरियम नवाज साहबा की 50वीं सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम नवाज साहबा, और मेरा केक प्लीज़ भिजवा दीजिएगा। अच्छा, और जब मरियम नवाज साहब इमरान खान के जो चीते थे, जब वो जलसे में आते थे या बनी गाला आते थे तो इमरान खान उनको हाला शेरी देते थे, हौसला अफजाई करते थे। मरियम नवाज के दो चीते थे, जब वो पार्टी मीटिंग में आते थे मरियम नवाज तालियां बजवाती थी। तो बात ये है कि जब तक ये 6 नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये 6 क्यों चाहेंगे? क्योंकि इनकी सारी सियासत कोई है तो हमारे मसाइल बेस तो है नहीं, इसी पे ही है और इसी पे ही चलनी है। भट्टी साहब, वैसे मरियम आई एम श्योर आपसे नाराज़ होंगी। आपने कहा था नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने आप जाएंगे, 3 छुट्टियां आपने हमसे ली, लेकिन पहुंचे आप लाहौर नहीं, तो आपको तो केक भिजवाना बनता ही नहीं है उनका। मैडम शेख, मुझे ना बिरयानी की प्लेट मिली, ना कीमे वाला नान मिला, ना 5000 वहां पहुंचने के मिले। अच्छा। ना भेरा से खाना मिला आते जाते, ना मुझे ऑफर की गई। नहीं। ना हीरो आपका तो सेल्फलेस प्यार मिला। नो सर, आपके मुझे सर आपके स्टेचर पे ना हम सेल्फलेस प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपकी मोहब्बत थी जो आपको ले जाती 3 छुट्टियां करके। आपसे तो इसका हिसाब किताब होना चाहिए। अच्छा, एक मुझे न्याय साहब का फाइल जी मैंने 2-3 मरतबा पूछा मेरा जन्नत का सर्टिफिकेट कहाँ है, वो भी नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूं मैडम शेख। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।